दो भाई थे और एक बहन, जिसकी 1 साल पहले शादी हो जाती है और वह होली में अपने मायके पहुंचती है अपने भाइयों से मिलने के लिए। और तभी देखती है उसका एक छोटा भाई घर पर नहीं है। वह अपने भाई को फ़ोन मिलाती है, वह भाई फ़ोन भी नहीं उठाता है और अपने भैया भाभी से पूछती है कि उसका छोटा भाई कहाँ है। तो कहते हैं वह बाहर किसी काम से गया है। वह 2 दिन अपने घर में रुकती है और फिर अपने ससुराल चली आती है। 10 से 15 दिन बीत जाता है और वह दोबारा फ़ोन मिलाती है। अब उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। अब बहन घबराती है और वह तुरंत अपने पति और ससुर को लेकर पास के थाने पहुंचती है और अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है। और जब से 4 तारीख मार्च से गायब हुआ और 78 दिन के बाद पता लगता है कि उसकी लाश जो कि दूसरे राज्य में मिली थी। और जैसे ही पुलिस वालों ने उसकी लाश को देखा और एक ऐसा खुलासा किया जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था, और जो रिश्ते निकल कर आए और जिस वजह से मर्डर हुआ वो वाकई चौंका देने वाला था। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है जो कि दिल्ली और दिल्ली के अंतर्गत एक थाना आता है जिसका नाम है बाबा हरिदास नगर, और उसी के पास एक इलाका है जिसका नाम है शिव कॉलोनी। वहीं पर एक परिवार रहा करता था। परिवार में जो माता पिता थे जिनका कुछ सालों पहले देहांत हो गया था, और उनके 3 बच्चे थे। जो बड़ा बेटा जिसका नाम दीपक, और जो छोटा जिसका नाम सोनू, और एक उनकी बेटी जिसका नाम ज्योति। ज्योति की शादी 1 साल पहले हुई थी। और कहते हैं हिंदू धर्म में रिवाज होता है जब होली पहली होती है लड़की की तो वह अपने ससुराल में नहीं मनाती, वह अपने मायके आती है। और जो 2 भाई थे, जो दीपक था उसकी भी शादी हो गई थी, वह पत्नी के साथ रहता था। और जो उसका छोटा भाई सोनू था उसकी भी शादी हो गई थी, मगर कुछ आपसी विवाद के कारण जो कि उसकी पत्नी थी वह अपने घर पर रह रही थी। अब होली का समय मार्च महीना आता है और जो छोटी बहन ज्योति वह अपने ससुराल से मायके आती है, और मायके आके अपने दीपक बड़े भाई से मिलती हैं और भाभी से मिलती है। और तभी पूछती है कि छोटा भाई सोनू दिखाई नहीं पड़ रहा, आखिर वह कहाँ गया है। तो भाभी कहती है वह किसी काम से बाहर गया है और शाम तक या सुबह तक आ जाएगा। तभी वह बहन रुकती है, वहाँ खाना वगैरह खाती है। जब सुबह होता है, सुबह भी इंतज़ार करती है, दोबारा फ़ोन मिलाती है तो भाई उसका फ़ोन नहीं उठाता है। और स्टेटस लगा था जिसमें वह कह रहा था आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। यह बहन बात देखती है, सुनती है कि स्टेटस लगा है और मेरा कॉल का जवाब नहीं दे रहा है, तो उसको लगता है कि आखिर कोई वजह होगी, मुझसे बात नहीं करना चाह रहा तो मैं भी क्यों करूं। तो वह वहां से फिर अपने ससुराल चली जाती है। और कुछ दिन बीतते हैं। अब 20 से 22 मार्च आ चुका था और तभी उसको फिर से याद आता है क्यों ना अब छोटे भाई से हालचाल लिया जाए, क्या पता अब जो उसका गुस्सा हो वह शांत हो गया हो। तो वह फ़ोन मिलाती, फ़ोन दोबारा भी नहीं उठता है। अब के फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था, जिसके बाद उसने अपने बड़े भाई दीपक को फ़ोन किया और कहा कि छोटा भाई आया है कि नहीं आया है। तो बड़े भाई ने कहा वह अभी तक नहीं आया है। तो बहन ने कहा कि तुमने उसको ढूंढने का कोई प्रयास क्यों नहीं किया। तो भाई कहता है कि मैंने उसका फ़ोन मिलाया, उसने मेरा भी फ़ोन नहीं उठाया और वह स्टेटस लगा रहा है। अगर वही नहीं बात करना चाह रहा तो मैं क्यों बात करूं उससे। अगर वह जब मर्ज़ी होगी तो घर आ जाएगा और मैं उसके लिए क्यों परेशान हूं, क्योंकि मेरी पत्नी है और हम लोग आपस में खुश हैं। अब वह नहीं मेरे साथ रहना चाहता, वह उसकी सोच है। बहन कहती ठीक है कोई बात नहीं। वह अपने पति और अपने ससुर को लेकर, जो वहाँ का थाना पास में था बाबा हरिदास नगर, और अपने बड़ी भाई को लेकर पहुँचती है थाने और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है। तो पुलिस वालों से कहती है कि मेरा छोटा भाई जो कि 4 मार्च से वह मोबाइल पे स्टेटस लगा रहा था और मैंने कॉल किया तो मेरा कॉल नहीं उठा रहा था। इसके बाद जब मैंने 22 मार्च को फ़ोन किया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। अब इसका हमारे भाई का ढूंढने का प्रयास करें। और पुलिस वाले कहते हैं क्या इसकी शादी हो गई थी। तो बहन कहती है हाँ शादी कुछ साल पहले हुई थी, मगर पत्नी से अनबन होने के कारण से पत्नी अपने वहाँ चली गई थी। अब पुलिस वालों ने सोचा क्या पता वह कहीं चला गया हो, बाद में आ जाएगा। तो पुलिस वालों ने ढीला ढाला रवैया अपनाया और धीरे धीरे पूछताछ करने लगे। और तभी पता चलता है
कि जो सोनू का मोबाइल है वह स्विच ऑफ है। अब पुलिस वाले अब सोनू की कॉल डिटेल खंगालते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसका लास्ट लोकेशन क्या था और इसके लास्ट कॉल किस किस नंबर पर की गई थी। तभी पता चलता है नॉर्मल कॉलें थी और ज़्यादा कुछ ही नहीं है। और पुलिस वालों को ऐसी कोई सबूत नहीं मिले जिससे पता लग सके कि वह आखिर है कहाँ और वह इसके साथ क्या हुआ। अब पुलिस वाले गांव में पहुंचते हैं, पूछताछ करते हैं, तो एक बात पुलिस वालों को हर चीज़ लोगों के माध्यम सुनने को मिल रही थी कि इनके परिवार में कुछ अच्छा नहीं था, लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। अब पुलिस वालों ने कहा ऐसी वजह क्या थी लड़ाई झगड़ों में, तो सभी ने बताया जो सीमा भाभी थी और सोनू के बीच अक्सर लड़ाई झगड़ा होता था। और वजह जब जानने की कोशिश की, पता लगा कि जो सोनू था उसने अपनी जो पैतृक संपत्ति जो कि 18 लाख की बेची थी और उसी का पैसा उसने अपनी भाभी को दिया था, और जिसके कारण से आए न आए दिन रोज़ उसमें विवाद होता था। अब पुलिस ने आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो एक व्यक्ति जो कि स्विफ्ट कार लिए जिसमें सोनू बैठता है उसके साथ चला जाता है। अब पुलिस ने उसकी भाभी का नंबर सर्विलांस पे लगाया और उसकी कॉल डिटेल खंगाली और 4 तारीख की शाम की लोकेशन देखी उसकी कहाँ की है, तो पता लगता है उसकी उसी गांव की लोकेशन है, वह कहीं नहीं गई है। और जो उसमें एक नंबर पे सबसे ज़्यादा कॉल हुई वह नाम था नीरज शहरावत और उसमें ज़्यादातर कॉल से बात हुई है। अब पुलिस वालों को शक गहराया कि ऐसा तो नहीं इस व्यक्ति ने मिलकर और इस महिला ने अपने ही देवर का कत्ल कराया हो। अब पुलिस वाले फ़ौरन उस महिला को उठाते हैं और जो नीरज सहरावत उसको उठाते हैं और पहले तो नॉर्मल पूछताछ करते हैं। तो हर अपराधी पहले गुनाह करने से मना करता है और जब पुलिस वाले अपनों में आ जाएं तो वह मुर्दों को भी कलवा देते हैं, वह तो आरोपी थे। तो उन्होंने फिर एक ऐसा सच बताया जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। तभी सीमा कहती है कि शादी से पहले जो कि नीरज सहरावत था हमारे गांव में ही रहता था और हम लोगों का प्रेम प्रसंग था, और जो कि हम लोग दूसरी बिरादरी के थे इसीलिए घर वालों ने शादी नहीं की और हम लोगों पर पाबंदी लगा दी और मेरी शादी कर दी दीपक से। अब दीपक से शादी हो गई और जब दीपक जो कि खेती बाड़ी का काम करता था, जब वह शहर सब्जी बेचने के लिए जाता था और जो मेरा छोटा देवर था वह भी उनके साथ जाता था और जो समय मिलता था तब मैं अपने प्रेमी नीरज सहरावत को घर बुलाती थी और उसी के सामने साथ में मिलकर बैठकर समय बिताती थी। एक दिन अचानक अपना मोबाइल जो कि मेरा सोनू देवर छोटा वाला था वह घर पे भूल गया था और मेरा प्रेमी हम लोग आपस में बैठकर बातचीत कर रहे थे और साथ में गले मिल रहे थे। तभी मेरा देवर आता है, मुझे और मेरे प्रेमी को आपत्तिजनक हालत में देखता है, जिसके बाद उस प्रेमी को हड़काता है, वह भाग जाता है और फिर वह मुझको काफ़ी धमकाता है और कहता है कि भाभी तुम ऐसा क्यों कर रही हो जिससे परिवार की बदनामी होगी और मेरे भैया को धोखा क्यों दे रही हो। उसके बाद मैं उससे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि आगे से कुछ ऐसा नहीं होगा। और उसके बाद फिर एक दिन वह रंगे हाथों मुझे बात करते हुए प्रेमी से पकड़ लेता है और फिर काफ़ी विवाद होता है और तभी उसकी संपत्ति थी जो पैतृक वह 18 लाख की बेचता है और जिसमें मैं हिस्सा मांगती हूँ वह मुझको नहीं देता है और वह कहता है कि मैं तुमको ब्याज पे पैसा दूंगा, तुम अपना काम कर लेना और जब काम हो जाए तो मुझे पैसा दे देना। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उससे कुछ पैसा लिया और जब समय हो गया तो वह मुझसे पैसा मांग रहा था और कह रहा था कि अगर तुमने मेरा पैसा नहीं दिया, जो तुम्हारा अवैध संबंध जो प्रेमी के साथ चल रहा है, मैं अपने बड़े भाई को बता दूंगा, जिसके बाद तुमको घर से निकाल दिया जाएगा और तुम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। अब सीमा के अंदर एक खौफ बैठ चुका था कि अब इस देवर को रास्ते से हटाना पड़ेगा, नहीं तो मेरी ज़िंदगी वह दुश्वार कर देगा। तभी सीमा फ़ोन करती है नीरज सहरावत को और पूरी घटना के बारे में बताती है कि हम लोग का मिलना जुलना बंद होने वाला है। अगर तुम चाहते हो कि हम लोग साथ रहें तो तुमको एक बड़ा फैसला लेना पड़ेगा और एक व्यक्ति का कत्ल करना पड़ेगा और इस ढंग से करना पड़ेगा जिससे हम लोगों को कोई आँच ना आए। जो नीरज सहरावत था और उसका एक दोस्त था नीरज दहिया, जो कि वह एक बदमाश था, गुंडा था, उसको वह पूरी डिटेल बताता है और कहता है ठीक हो जाएगा। तभी नीरज दहिया 2 लोगों को और इसमें इन्वॉल्व करता है, एक लोगों से कट्टा मंगाता है। अब इसकी स्क्रिप्ट लिखनी थी कि इस वारदात को किस ढंग से अंजाम दिया जाए जिसके कारण पुलिस भी उनको न ढूंढ पाए।
तभी एक तारीख रखी जाती है 4 मार्च, और जो नीरज दहिया था और नीरज सहरावत जो कि सोनू से दोस्ती करता है और दोस्ती करने के बाद उसको इतना भरोसा दिला देता है कि उससे सच्चा मित्र कोई नहीं है। तभी 4 तारीख को शाम को वह एक फ़ोन करता है और कहता है कि होली आने वाली है, मैं तुमको पार्टी देना चाहता हूँ और जो हम लोग के बीच गलतफहमियाँ हैं वह दूर करना चाहता हूँ, और कहता है कि हरिद्वार चलो, वहीं कम से कम मौज मस्ती करेंगे। नीरज सहरावत और नीरज दहिया और 2 उसमें और जो कि किलर थे वो भी बैठते हैं, उसको लेकर जाते हैं, और सब झूठ का हो रहा था। वहाँ पे नहाना और फिर दर्शन करना और एक एक पल की फ़ोटो खींची जा रही थी। अब उन लोगों को फिराक ये थी कि सुनसान जगह मिले, वहाँ पर इस सोनू का मर्डर कर दिया जाए, और वहाँ कहीं उन लोगों को सुनसान रास्ता नहीं मिलती है। फिर रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले का, और वहाँ पास में ही एक सुनसान इलाका था जहाँ पर गाड़ी रोकी जाती है और सोनू को उतारा जाता है। कहा जाता है कि हवा गाड़ी की चेक करो, देखो कम तो नहीं। जैसे ही सोनू गाड़ी के बाहर उतरता है तभी जो नीरज दहिया था वह ताबड़तोड़ 2 से 3 गोली मारता है, और जो पास में नहर थी बह रही थी वहाँ पे उस लाश को डाल दिया जाता है और बहा दिया जाता है। अब जैसे ही लाश दूसरे दिन ग्रामीण जो मेरठ के होते हैं वह देखते हैं, पुलिस थाने में इंफॉर्मेशन देते हैं, पुलिस भी वहाँ पहुँचती है। उस बॉडी की शिनाख्त करने के लिए व्हाट्सएप पे हुए या हर जगह उसको ढूंढा जाता है, और तभी उसका कोई वारिस नहीं मिलता है, क्योंकि बॉडी मिलने के 72 घंटे तक अगर कोई उसका वारिस नहीं होता है तो वह लावारिस में जला दी जाती है। और पुलिस ने भी ऐसा किया, क्योंकि यह केस 4 मार्च को लापता सोनू हुआ था और 22 मार्च को उसकी वाह लिखाई गई थी। अब जैसे ही यह घटना पुलिस वालों को बताई सीमा और जो उसका प्रेमी ने, तो वह भी हैरान और परेशान हो गए कि एक अवैध संबंध और कुछ पैसों के लालच में एक व्यक्ति का कत्ल कर दिया, वो भी कोई और नहीं, उसका सगा देवर। अब बहन को जब बात पता चली तो उसको भी अपने भाभी पर भरोसा हट गया, और उसने अज्ञात के खिलाफ अब छोड़कर अपनी भाभी और उसके प्रेमी और जो 4 युवकों पर उसने गंभीर धाराओं में केस दर्ज कराया। यह केस अदालत में चल रहा है, अदालत क्या सज़ा देगी, और आपका जो कुछ भी सुझाव है इस कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। हम मिलते हैं नई कहानी में नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।